बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। प्रोग्राम का आगाज़ एक बहुत बड़ी ख़बर से जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त आवाम के साथ है, और ये ख़बर पाकिस्तान के तमाम घरों के अंदर जितने भी लोग हैं उनके साथ डायरेक्टली मुंसलिक है, और ये बिजली के बिलों के हवाले से है। एक तरफ तो बिजली के जो मज़ीद उनकी कीमतों में इजाफ़े के हवाले से ख़बरें हम देख रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि वो मज़ीद इजाफ़ा भी हो जाएगा, और ये भी कोई कम नहीं होगा, 2-3 रुपए तो होगा ही होगा जो कि इजाफ़ा जो ख़बरें सुन रहे हैं। लेकिन कल पावर सेक्टर रेगुलेटर जो है यानी कि नेपरा, उसने अपनी 14 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जो है वो पेश की है और पब्लिक की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क में कोई एक भी डिस्को नहीं है जहाँ पे 100% दुरुस्त तरीके से जो बिल है वो वसूल किया जा रहा हो। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मजमूई तौर पर 1,06,80,000 सार्फिन को 30 दिन के से ज़ायद दौरानिए के जो बिल हैं वो उनसे उनकी जेबों से बटोरे गए हैं, उनसे पैसे वसूल किए गए हैं। मतलब ये है कि तकरीबन 2 महीने से भी ज़ायद के बिल जो है, यानी 1 महीना इजाफी जो है वो वसूल किया गया। और ये जुलाई और अगस्त का महीना था जो कि पाकिस्तान के अवाम के जो जेबें हैं उन पे डाका मारा गया, और इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके ऊपर एतराज़ात ज़रूर किए गए। नई हुकूमत उस वक्त आई थी, ये निगरान हुकूमत, लेकिन निगरान हुकूमत ने पिछली हुकूमत पे डाल दिया। और ज़ाहिर है पिछली हुकूमत के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि अब उनसे कौन पूछेगा, कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा। लेकिन इस पे सेंटर रज़ा रब्बानी साहब जो है उन्होंने इसकी बहुत सख्त मज़म्मत की है, इसको मुजरमाना सरगर्मी करार दिया है, इसको एक ओपन डाका का करार दिया और कहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। बिल्कुल इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम की जो लूटी हुई रकम है वो उनके बिलों में एडजस्ट होनी चाहिए। रज़ा रब्बानी साहब ने ये मुतालबा भी किया है। इसके साथ साथ जो आज अहम ख़बर है वो मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी है। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज बातचीत की। कल उनकी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, और आज उन्होंने ये कहा है कि उनको इंतखाबी माहौल नहीं मिल रहा, यानी जो इंतखाबात के लिए एक साजगार माहौल होना चाहिए वो दस्तयाब नहीं है। उन्होंने बदअमनी की शिकायत की, बेअमनी की शिकायत की। उन्होंने कहा कैंपेन्स चलाने के लिए इजाज़त नहीं है। अमन अमान की सूरत हाल इतनी मखदूश है कि उनके लोगों को सिक्योरिटी और दीगर जो खदशात हैं वो लाहक हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये बात कही कि मौसम जो है वो साजगार नहीं है, यानी माहौल और मौसम दोनों साजगार ना होने की शिकायत मौलाना फजल रहमान साहब ने की है। ये याद रहे कि इससे पहले अगर हम अमन अमान की सूरत हाल को देखें तो 2007 से ज़्यादा अमन अमान की बुरी सूरत हाल कभी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए थे। उस वक्त भी 18 फरवरी को इंतखाबात हुए थे, और माजी में भी तकरीबन 3 इंतखाबात ऐसे हैं जो कि सर्दियों के महीने में हुए थे। और अगर देखा जाए तो 5 इंतखाबात जो है, 4 वो ओवरऑल मसलन 7 दिसंबर 1970 को इलेक्शन हुआ था, जो कि फिर बाद में आपने देखा पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई थी। 25 फरवरी 85 को इंतखाबात हुए जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में। मेरा ख्याल है ये दूसरे लोकल बॉडीज़ इंतखाबात या इनडायरेक्ट इलेक्शन से। 3 फरवरी 97 को हुए, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ जो थे 2/3 मेजॉरिटी लेके वो जीते थे और वज़ीर आज़म बने थे। 18 फरवरी 2008 को इलेक्शन हुए, जब मोहतरमा की शहादत भी हो चुकी थी और उस वक्त मौसम भी साजगार नहीं था। तो ये उनका डिमांड है। तो इस पे बात करेंगे कि वाकई मौसम और माहौल साजगार नहीं है या तैयारी सियासी जमातों की नहीं है। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को स्केड्यूल देने का कहा है, इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का कहा है। और उन्होंने ये कहा है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का शेड्यूल का ऐलान करेगा। और ये भी उन्होंने पूछा कि कितने दिन पहले होता है, जिस पर दरख्वास्त गुजार जो है उन्होंने कहा 54 दिन पहले जो है इंतखाबी शेड्यूल आता है, जो कि 13 दिसंबर की तारीख जो है वो बनती है। तो एक्सपेक्टेड है या मतवक्के है कि अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर इलेक्शन स्केड्यूल जो है वो भी आ जाए। बहुत अहम खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, इसके हवाले से भी ये चैलेंज कर दिया गया। इससे पहले ये भी बता दूं कि 17 दरखास्तें इलेक्शन के इल्तवा की इलेक्शन कमीशन में भी जा चुकी हैं, और उसके ऊपर 6 दिसंबर को बाकायदा एक इजलास भी तलब किया गया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसके ऊपर भी 2 यानी अकबर एस बाबर साहब हैं और एक और पिटिशनर है जिन्होंने ये दरख्वास्त की है, पिटिशन दी है या अपील अपनी दरख्वास्त जमा करवाई है इलेक्शन कमीशन में कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस फेयर नहीं हुए,
क़वायद और ज़वाबित के मुताबिक नहीं हुए, और वीडियो समेत उन्होंने सबूत जो हैं अकबर एस बाबर साहब ने वो भी चैलेंज किए हैं। ये भी उन्होंने कहा है कि पीटीआई को शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तक, यानी जब तक वो नहीं करवाते, जो उनका बल्ला निशान है उसको इजाज़त ना दी जाए। तो क्या पीटीआई का इंतखाबी निशान अब ख़तरे में है? ये एक बहुत अहम सवाल है जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम रखेंगे सामने। खुर्रम दस्तगीर खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ हैं, सेंटर सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंटर हैं, बहुत शुक्रिया। जनाब सेंटर अली ज़फ़र साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। उनकी जो कमेटी है बातचीत की, पॉलिटिकल जो निगोसिएशंस की कमेटी है, उसके भी वो सरबराह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर अली ज़फ़र साहब आपका ज्वाइन करने का। सबसे पहले मैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि जो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं, और ज़ाहिर अब आपके वो इंतखाबी अलाइंस के अंदर भी हैं जो कल उन्होंने अनाउंस किया, आज भी उन्होंने ये बात कही है, तो आपको लगता है कि वाकई इंतखाबात का माहौल नहीं है? और अगर नहीं है तो माहौल साजगार नहीं है, और अगर दोनों साजगार नहीं है तो क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि पीडीएम तैयार नहीं है इलेक्शंस के लिए? देखिए, इसमें एक ही इंतखाबात में जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि चूंकि नई मरदमशुमारी नोटिफाई हो गई थी, उसके मुताबिक पूरे मुल्क में जो नशिस्तें हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों की, उन्हें एडजस्ट करना जरूरी था। अब जबकि वो अमल हो गया है और इलेक्शन कमीशन ने एन शेड्यूल के मुताबिक 30 नवंबर को हल्का बंदियां हतमी जो थी उनका ऐलान कर दिया है, तो अब कोई रुकावट नहीं है कि इंतखाबात ना हो। तो मेरी ये तवक्को है कि आगे आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि 54 दिन जो इस इंतखाबात का कानून है वो ये कहता है कि 54 दिन रिक्वायर्ड है इंतखाबात के लिए, तो लिहाजा आने वाले चंद दिनों में हमारी बुरी तवक्को है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान भी हो जाएगा। और जैसे भी हालात हों, मुल्कों ने आगे बढ़ना है, और अब जबकि जमहूरी बुनियाद जो थी मरदमशुमारी की वजह से वो अब पूरी तरह एस्टैब्लिश्ड है, तो अब इंशाल्लाह 8 फरवरी को इंतखाबात होंगी और तमाम जमातें जिस तरह की भी उनकी तैयारी है। मुस्लिम लीग नून, आपको मालूम है आज तीसरा दिन है कि अपना उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो हमारा उस कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कर रहा है, हमारी मैचूर कमेटी भी काम कर रही है। मुस्लिम लीग नून तो पूरी तरह उसके लिए तैयार है। अभी मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पूरे मुल्क में बहुत बड़ी हमने मोबिलाइजेशन की है, मुतहरक किया अपने कारकुनों को, तो हम इसके लिए इंशाल्लाह तैयार हैं। और अच्छा, आपका कहना है कि बिल्कुल कोई ऐसी आपकी जमात इसके लिए तैयार है? इंतखाबी माहौल तो नहीं मिल रहा मांडवीवाला साहब, आपको लगता है कि ऐसा माहौल है जिस तरह से हम पुराने इंतखाबात पिछले हम देखते हैं, तकरीबन 4 इंतखाबात तो मैंने कवर किए हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अगले 54 दिनों में या चले 60 दिनों में इंतखाबात की जो तैयारी है वो नज़र आती है? गो कि पैमरा ने मना किया इल्तवा की कोई बात नहीं करनी, हम कोई बात नहीं कर रहे कि इल्तवा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन ये खदशात मौलाना फजल रहमान साहब खुद उठा रहे हैं, कोई और नहीं उठा रहा। आप अनम्यूट कीजिएगा सलीम साहब, अनम्यूट कीजिएगा। जी जी, मैं तो कहता हूँ वो सही उठा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि कोई हालात इलेक्शन के कहीं भी नजर नहीं आ रहे पूरे पाकिस्तान में। आप पंजाब की बात करें, सिंध की बात करें, बलूचिस्तान की, केपीके की, मुझे कोई आदमी नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि इलेक्शन के कोई हालात नजर आ रहे हैं। वजह क्या लगती है आपको? मतलब आप इत्तेफाक करते हैं मौलाना के साथ कि माहौल नहीं है और माहौल दस्तयाब नहीं है तो क्यों दस्तयाब नहीं है? मैं ये समझता हूं कि इतनी अनसर्टेनिटी है कि पॉलिटिकल जो लोगों हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, बल्कि आई माइट बी आल्सो कंटेस्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम कराची, तो मुझे ये नहीं पता कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, मुझे नहीं पता कि शेड्यूल कब आएगा, मुझे नहीं पता। तो इस अनसर्टेनिटी में और 2 महीने में आप लोगों को कह रहे हैं कि जी हम जिस दिन शेड्यूल दे दें उसके 2 महीने के बाद आप इलेक्शन करा लें, या 54 डेज में आप इलेक्शन करा लें। मतलब ये तो कोई मजाक है यार। इट साउंड्स लाइक अगर इलेक्शन हो भी रहे हैं तो एक मजाक है, और नहीं भी हो रहे हैं तो वो तो है ही। मगर ये गैर यकीनी क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये इलेक्शन होने हैं, स्केड्यूल आ जाना है, तो फिर आपको क्यों लगता है कि ये गैर यकीनी की सूरत हाल जो है ये बनाई जा रही है? या जी नहीं, मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन की कोई तैयारी नहीं है, किसी की भी कोई तैयारी नहीं है, और जब तैयारी नहीं होती तो ऐसे ही माहौल होता है कि लोग कहते हैं कि जी हम क्या करें,
हम हमें समझ नहीं आ रही। मुझे रोज फोन करते हैं लोग फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कि सर इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं, हमें कुछ पता करके तो बताएं। तो ये अनसर्टेनिटी मैंने कभी पहले नहीं देखी। तो उसकी वजह ये फर्स्ट टाइम। क्या उसकी वजह ये नहीं है कि सियासी जमातों को माहौल बनाना था, वो अभी तक नहीं बना सकी हैं? वो किसकी तरफ देख रही हैं सर? क्या उनको खुद अपनी कैंपेन चलानी चाहिए? मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि सियासी पार्टियों को भी नहीं पता इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं। अब मैं तो मांडवीवाला साहब इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि हमारे भी हाथ पांव बांध दिए गए हैं कि आपने इसके ऊपर कोई बात नहीं करनी, माहौल मिल नहीं रहा, सवाल हम कर नहीं सकते, तो अब क्या करें बताइए? मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिसमें कोई एम्बिग्युइटी हो। मैं तो आपसे जो फ्रैंक बात है, जो 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 लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, जो जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ने हैं। आज भी मुझे 3 लोगों का पंजाब से फोन आया कि सलीम साहब क्या हो रहा है यार, आप तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, हमें ये तो बता दें कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मैंने कहा यार आई एम सॉरी, मैं नहीं बता सकता। आपने कहना था आप अपनी बेगम से सिर्फ बात करें इस बारे में। अली जफर साहब, आपको मेरी आवाज जा रही है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ये माजरत, ये कोई जाहिर है कि जो बात मौलाना कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें माहौल नहीं मिल रहा है इंतखाबी, और सियासी जमातें गुमगू किसी कैफियत में हैं, और इलेक्शन स्केड्यूल आने वाला है। क्यों इतनी बेयकीनी की फिजा फैलाई जा रही है या पैदा की जा रही है सर? देखिए, मैं एक तो आपको बात इधर कर दूं साफ साफ, इलेक्शन तो होने लगे हैं और 8 फरवरी को ही होंगे। गुड। इसमें आईनी तौर पे और जितना जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। अब उस पे माहौल क्यों नहीं बन रहा या उस पे क्यों नहीं मौसम बन रहा, 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो कुछ लोग शायद नजर आता है उनको कि इलेक्शन में शिकस्त होनी है, तो पहले से वो बहाने बना रहे हैं। और अगर दूसरी वजह जो मैं मेन ब्लेम करता हूँ वो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करता हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देना चाहिए था। इलेक्शन शेड्यूल ना अनाउंस करने की वजह से आपकी मुख्तलिफ कंफ्यूजन पैदा हो रही हैं और लोग बातें कर रहे हैं। मगर अली जफर साहब, उसके लिए तो उन्होंने हल्का बंदियां भी चैलेंज हो रही हैं। अगर आपने एमकेएम का सुना हो, वो कह रहे हैं कि हम मुतमईन नहीं हैं। तो इलेक्शन कमीशन तो तब करेगा जब 54 दिन इलेक्शन में रह जाएंगे, जो आज पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है उनको। जी देखिए, ये भी एक गलत फहमी है। वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करना एक बात है और उस इलेक्शन शेड्यूल में तारीखें क्या होंगी वो दूसरी बात है। यानी आप अगर आज इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करेंगे तो आप आज बता सकते हैं कि 15 तारीख से 15 दिसंबर से ये होगा, 16 दिसंबर से ये होगा, जनवरी की 1 तारीख को फला चीज होगी। शेड्यूल अनाउंस करने में कोई ममानियत नहीं है कि आप तब करें। शेड्यूल कितने दिन का होना चाहिए उस पर ममानियत है। वो मिनिमम 56 डेज की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपकी नॉमिनेशन पेपर्स भी शामिल है, उसकी स्क्रूटनी भी शामिल है, फिर बाकी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने जाना है उसकी तारीखें भी शामिल हैं, उसके बाद पोलिंग डेट वगैरह टिल द एंड। वो 56 डेज का शेड्यूल जरूर होता है, लेकिन उसमें कोई ममानियत नहीं कि आपने कब उसको अनाउंस करना है। अमूमन अब तक अनाउंस हो जाना चाहिए ताकि सारे लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दें। कब हमने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने हैं, कब उसकी। अच्छा, बिल्कुल अली जफर साहब, आपने दुरुस्त बात की है, और यही ज़ाहिर सवाल भी बनता है, जब स्केड्यूल आ जाएगा तो सारी बेयकीनी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी आपकी जमात के लिए, जैसे अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं आपके और उसको चैलेंज कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि ये दोबारा कलअदम हो सकते हैं आपके इंतखाबात, और क्या बल्ले का निशान मिलेगा? देखिए, इस पे 5 बातें करना चाहूंगा जी। 5 पॉइंट्स, 5 नुकात। पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त इलेक्शन हुए हैं। जो आइन है हमारा 2019 का पीटीआई का जी, उसके मुताबिक हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो भी गैर कानूनी हिदायत दी, वो जो भी इंस्ट्रक्शन दी, उसके मुताबिक ये इलेक्शन हुए हैं। तो उसमें कोई शक नहीं है कि ये इलेक्शन चैलेंज नहीं हो सकते, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि ये ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन जो फाइल हो रही हैं
ये कौन कर रहे हैं, शख्सियात है, बाबर साहब हैं, एक दो और लोग हैं, सारे वो लोग हैं जो कि हमारे पीटीआई के मेंबर्स ही नहीं, वो मेंबर्स होते थे किसी जमाने में, उनको बकायदा शो कॉज नोटिस दिया गया और उनको हटा दिया गया। जब आप मेंबर ना रहें तो आपका कोई हक नहीं कि आप पार्टी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें या उसके ऊपर कोई किसी किस्म का इतराज करें। ठीक। तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी इतराज कर रही हैं। मेरी नजर में ये बिल्कुल एक गलत बात है। आप दूसरी एक पॉलिटिकल पार्टी की एक जो इंटरनल इंट्रा इलेक्शन है उसके बारे में आपका क्या ताल्लुक? आप अपने चेयरमैन इलेक्ट करें, आप अपने अहदेदारान इलेक्ट करें, हर पार्टी अपने अपने इलेक्शन करती है, तो ये एतराज़ात भी बिल्कुल बेबुनियाद है। चौथी बात यह है कि जब आप फाइल करते हैं एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, कोई ऑब्जेक्शन फाइल करता है, ठीक, तो कानून अगर आप पढ़ें, इलेक्शन एक्ट जो है 2017, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो इलेक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन सुने। इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है, कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ काम ये है कि वो ये पता करे कि इलेक्शन हुए या नहीं हुए। ठीक है। अब इलेक्शन में कोई गलतियां हुई, खराबियां हुई, वो इंटरनल मामला है पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक। और पांचवा पॉइंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज तक कोई ऐसी बात नहीं की कि वो कोई किसी किस्म का उसमें इंटरफेरेंस कर सके। ठीक। इसलिए आखिरी चीज ये है, पांचवी बात, कि अगर ये ऑब्जेक्शन पिटिशन आई हैं तो कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये फेंक देना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि मैं आज आपके पास एक मैटर ले आऊं, मैं कहूं आप जरा देखें मेरी जमीन कोई ले गया है, ऑर्डर फरमाएं कि ये जमीन मुझे वापस कर दें, क्या मुझे कहेंगी? पहले तो आप मुझे जीत कर देखेंगी और फिर कहेंगे भाई मैं तो अदालत भी नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई इख्तियार है, मेरे पास ये ऑब्जेक्शन क्यों ले आए हैं आप? मेरे पास ये पिटीशन नहीं। तो आप इलेक्शन कमीशन के फोरम को चैलेंज कर रहे हैं एक्चुअली कि ये फोरम जो है वो राइट फोरम नहीं है, बट वो इलेक्शन उनको ये फेंक देना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये 5 बातें हैं जिसका मैं आपको पॉइंट्स का जवाब देना था आपके सवाल के। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने की हैं सर, ज़ाहिर लीगल पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर हम लीगली कोई जवाब ले सकते हैं जो कि हमारे पास इस वक्त दूसरी तरफ का उस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मगर आपका पहुंच गया। खुर्रम साहब, आपको क्या लगता है कि अगर इंतखाबात के हवाले से, जैसे आज जरदाई साहब ने जो रिपोर्ट हुआ है मैं उसकी बात करी, उन्होंने कहा जी मियाँ साहब के साथ जो है बहुत लाडला प्लस का सलूक हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये तासुर इतना मजबूत क्यों हो गया है कि पीएमएलएन अगली हुकूमत बना रही है और पीएमएलएन को फैसिलिटेट किया जा रहा है? ये तासुर तो दूसरी जमातों की अपनी जो इंतखाबी मुहिम को चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ना। अगर ये जो इतना बड़ा आज जब कह रहे हैं कि लाडला प्लस है, तो फिर जब 2013 में और उसके बाद खास तौर पे 2018 में गलत फैसलों के जरिए, नाहक फैसलों के जरिए नवाज शरीफ को इंतखाबी अमल से और सियासत से बाहर रखा जा रहा था, उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि ये तो जो है विक्टिम प्लस है, ये सबसे बड़ा जो है इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। जब सेनेट के 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून से उनका इंतखाबी निशान हमारे सेनेटर से छीन लिया गया था, उस वक्त तो किसी ने लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई दुख बयान नहीं किया कि जी ये तो बेचारे विक्टिम्स प्लस हैं, तो इनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, ये तो मजलूम प्लस हैं। तो लिहाजा यहाँ एक रिकॉर्ड है मुख्तलिफ मामलात में, एक जब नाइंसाफियां हुई हैं, नाहमवारियां हुई हैं, अब अगर नाइंसाफी का अजाला हो रहा है तो दूसरी जमातें उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन यहाँ भी ये बात कहना बार बार जरूरी है कि 21वीं सदी में जो 4 इंतखाबात हुए, फिर 3 में से नवाज शरीफ को जबरदस्ती और नाहक और नाइंसाफी से बाहर रखा गया है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की तो उनको जरूरत है, उनकी जमात को जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा खुर्रम साहब, अगर ठीक सलीम साहब, जो खुर्रम साहब बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली जो है वो आप लोगों के बारे में, यानी पीपल्स पार्टी के बारे में सिंध में हो रही है। जो आप पंजाब में बात कर रहे हैं, पंजाब वाले सिंध में बात कर रहे हैं, सिंध वाले ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, मसलन अब एमकेएम जो हल्का बंदियाँ भी चैलेंज कर रही है, वो इल्ज़ामात भी लगा रही है कि आपकी मर्जी की हल्का बंदियाँ जो है वो हो रही हैं, तो फिर किस तरह से फेयर एंड फ्री की तरफ जाएंगे? तो पहले ही इतनी मैनिपुलेशन की जो है वो खबरें और इल्ज़ामात और खदशात हैं।
देखिए जी, ये जो खुर्रम साहब ने जवाब दिया, काफी हद तक उनकी बात सही है, मगर ये लाडले का परसेप्शन हम तो नहीं लेके आए। लाडले की बात हमने तो नहीं की, ये तो पूरा पाकिस्तान कर रहा है। तो हमने तो सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, और लेवल प्लेइंग फील्ड की हर पार्टी को बात करनी चाहिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और लाडले का जहां तक है, भाई आप जैसे आप आए हैं पाकिस्तान, जैसे आपको लाया गया, जैसे आपके केसेस खत्म हुए, जैसे आपकी चीज, ये तो आपने खुद मैंने तो शुरू में कहा था कि ये आपकी मूव जो है, दिस विल क्रिएट क्रिटिसिज्म, दिस विल नॉट बी पॉजिटिव। तो मैंने तो हमने तो जो परसेप्शन है इस वक्त, जो सब लोग बातें कर रहे हैं, वो इस वजह से बातें कर रहे हैं। अगर वो नॉर्मल तरीके से आते और आके अपने आप को सरेंडर करते और वट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज उसको फेस करते, कोई इसको लाडलापन नहीं कहता। मगर अब जाहिर सी बात है, जब आप इस तरीके से आएंगे तो फिर तो लोग कहेंगे ना कि ये लाडलापन है। अच्छा, मैं इस पे खुर्रम साहब का जवाब लूंगी और अली ज़फ़र साहब के पास भी जाऊंगी। परसेप्शंस की बात हो रही है और हर पार्टी अपनी परसेप्शन जो है वो लेके चल रही है, लेकिन जो असल परसेप्शन है उसको कोई नहीं देख रहा। उसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी अली ज़फ़र साहब, हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि जो परसेप्शंस की बात है, और ज़ाहिर है कि परसेप्शन जो है वही ज़्यादा मैटर करता है अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। आपकी जमात में अभी बैरिस्टर गौहर जो हैं वो आए और उनको चेयरमैन बनाया गया। ये एक परसेप्शन बहरहाल मौजूद है कि एक उस्मान बुज़दार प्लस जो है वो आ गए, और ये सवाल आपसे पूछा जाता रहा है। क्या आप कहेंगे कि ये फेयर इलेक्शन था जिसके नतीजे में सिलेक्शन या इलेक्शन जिसमें बैरिस्टर गौहर जो है वो चेयरमैन बन गए? जी बिल्कुल, हमारा आइन इसमें बड़ा वाज़े तौर पे कहता है कि हर एक पैनल्स, इनफैक्ट इलेक्शन पैनल बेस्ड होता है। हर जो पैनल आएगा उसके सामने अगर दूसरा पैनल आएगा तो वोटिंग होगी, अगर दूसरा पैनल नहीं आएगा तो वोटिंग नहीं, वन अपोज्ड ही होंगे। और यही हुआ, वो पैनल बनाया गया और उसके मुताबिक वो इलेक्ट हो गए आइन में। नॉमिनेशन हाँ बिल्कुल इमरान खान साहब की थी। इनफैक्ट पूरा पैनल जो फैसला हुआ था वो मुशावरत से हुआ था, उसमें सिर्फ इमरान खान साहब ने सजेशंस दी थी और बाकी जो पार्टी की लीडरशिप थी उन्होंने उसको एग्री किया। अब जहाँ तक आपने बुज़दार साहब के साथ उनको मिलाया, मेरा ख्याल है बुज़दार साहब की तो एक परमानेंट पोस्ट थी। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दोहरा देता हूँ कि ये जो हमने किया सारा इंतज़ाम और ये इलेक्शन जो किया और उसके बाद ये एक आया री इलेक्शन इसको आप कह सकते हैं, वो इसलिए किया कि हमारा पहले इलेक्शन जो था जिसमें चेयरमैन साहब इमरान खान साहब को इलेक्ट किया था, उसको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक गैर कानूनी ऑर्डर के ज़रिए कलअदम करार दे दिया और कहा कि आप दोबारा इलेक्शन कराएं। तो हमने देखा कि ख़तरात काफ़ी हैं। अगर हम चेयरमैन साहब जो हैं इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ते हैं और चेयरमैन इलेक्ट हो जाते हैं, तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा से इस इलेक्शन को कलअदम करार दे दे, क्योंकि वो किसी तरह भी चाहते हैं कि वो चेयरमैन ना बने। तो फिलहाल के लिए जब तक कि ये शेड्यूल अनाउंस नहीं होता और जब तक कि हम दोबारा इलेक्शन नहीं कराते चेयरमैन का, हमने सोचा कि बेहतर ये है कि एक टेम्पररी केयर टेकर मोड अपनाएं। तो अगर अब भी इलेक्शन कलअदम होता है तो फिर आप लोगों की क्या चॉइस होगी, क्या तरीक़ाकार होगा? बहरहाल आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टी का उसके मुताबिक आपको एक इलेक्शन तो देना है। जी इलेक्शन कलअदम हो नहीं सकता। अब तो अगर कोई अदालत करेगी तो करेगी और उसके लिए भी जवाज़ चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तो जिसका मैंने कहा इख्तियार ही नहीं है कि वो इसको अब स्क्रूटनाइज कर सके। तो ये तो कोई मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ ये है कि एक बार हमारी ये शेड्यूल आ जाए, हम अपने कैंडिडेट्स दे दें और ये जो कानूनी इश्यूज हैं ये सॉल्व हो जाएं, और स्पेशली जो तोशाखाना वाला केस है जिसमें कन्विक्शन है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर हम हो सकता है दोबारा से इलेक्शन करा दें और चेयरमैन फिर इलेक्ट कर लें इमरान खान साहब को। तो ये एक टेम्पररी फेज है और उसमें हमने स्ट्रेटजी अरेंजमेंट किया है ये। ठीक। अच्छा सलीम साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
लगता ऐसे है या ऐसे फील्ड अपनी जो अपने आप को कर रही है कि शायद इलेक्शन आप जीत सकते हैं और हुकूमत बना सकते हैं। पंजाब के अंदर आपके भी कैंडिडेट होंगे, मुकाबला होगा, इलेक्शन होगा, और किस भरते पे हम पूछना चाहती हूँ कि आप कहते हैं कि आप एक गवर्नमेंट जो है वफाक में वो बना सकते हैं। जी अस्मा, हम तो देखें हर जगह से कैंडिडेट खड़ा करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो नंबर हमें चाहिए टू फॉर्म अ गवर्नमेंट वो हम अचीव करें, फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम बलूचिस्तान, फ्रॉम सिंध, फ्रॉम केपीके, एंड वी गेट दैट नंबर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो ये तो हम वी आर डिटरमिन्ड दिस टाइम टू मेक फुल एफर्ट टू डू दैट। मतलब इसमें तो कोई शुभ नहीं। और आपकी पार्टी में अब कोई झगड़ा भी नहीं कि वजीर आजम कौन होगा, बिलावल साहब ही होंगे अगर कैंडिडेट होते हैं या नहीं? हमारी पार्टी में पहले भी कोई झगड़ा नहीं था। दिस वाज जस्ट अगेन अ परसेप्शन कि कोई झगड़ा है और कोई ऐसी बात है, ये है वो है, और इसीलिए जरदारी साहब ने लास्ट जो इंटरव्यू दिया था हामिद मीर को इसीलिए दिया था ताकि ये जितनी गलत बातें घूम रही हैं ये सब क्लियर हो जाएं, और उसमें सब क्लियर हो गई थी, बजाय सिवाय उसके वो अनट्रेंड वाली बात जो थी ना वो क्लियर नहीं हुई। नहीं, वो देखें वो तो फादर कैन से एनीथिंग अबाउट द सन ना, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो उनको कोई ही वाज पुटिंग हिम इन एन ऑकवर्ड पोजीशन। मैं अपने बेटे के बारे में कुछ भी कह सकता हूँ, वो आई थिंक उसको एक गलत रंग दिया गया। अच्छा बट तो उनका जरूर पता था कि ही नोज द बेस्ट फॉर हिज सन, नोबडी एल्स। अच्छा, तो खुर्रम साहब परसेप्शन यहाँ पे भी ये है कि मियाँ साहब जो हैं वो इलेक्शन, परसेप्शन नहीं, अब तो एक सवाल भी है ये कि वो लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। ताहयात नाहली वाली बात जो है, तलवार है वो लटक रही है, अल अज़ीज़िया का फैसला भी होना है, ऑलरेडी परसेप्शन स्ट्रॉन्ग है कि उनके साथ जो है बड़ा अच्छा सलूक हो रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने 21 साल बैरिस्टर गौहर साहब की ट्रेनिंग की और अब वो आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ है। तो बहुत पीपल्स पार्टी के लिए भी एजाज की बात है कि इतनी देर उनके रुकन रहे हैं और उनके उम्मीदवार रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा है कि पार्टी खुर्रम साहब से वो नहीं, लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज साहब को भी ऐड कर लेना उसमें। जी आप देख लेना जी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये मैंने अली जफर साहब से पूछना है कि पार्टी इस वक्त पीपल्स पार्टी के हाथ में एक नर्सरी है जो दूसरी जमातों को भी क़यादत फराहम कर रही है। जो इशू है जी, मैं फिर कहूँगा कि मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो नाइंसाफी 2017 में और 18 में हुई, मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुई, अब उसका अजाला हो रहा है। और आज भी जब वो केसेस जिनकी चल रही है, जो मुख्तलिफ साबिक जो उस वक्त कार्रवाई थी, तो बार बार ये कहा गया कि ये जो असासे हैं नवाज शरीफ की, इसमें कहीं भी जो ओनरशिप थी वो साबित नहीं कोई कर सका। वो जबरदस्ती उनको उनके खाते, उनके गले में डाल के उनको कहा गया कि जी आप नाअहल हैं। तो अब अगर अदालत खुलकर ये बात कर रही है, और हमें ये भी याद रखना है कि इसमें बहुत बड़ा रोल जो था वो मॉनिटरिंग जज साहब का था कि बाकायदा उसमें प्रैक्टिकली नैब इन मुकदमों की मुद्दई नहीं थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट बागदर खुद था जिन्होंने एक मॉनिटरिंग जज लगाया था। तो एक नाइंसाफी की बड़ी गंभीर दास्तान है, और अब अगर उसको हमवार किया जा रहा है ताकि वो नाइंसाफी खत्म हो और एक पाकिस्तान का शहरी है, चाहे वो वजीर आजम है या नहीं है, उसकी जो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेने का हक है वो वापस आ रहा है। तो हम तो बहुत पूरी उम्मीद है कि जो अल अज़ीज़िया केस है उसमें भी, वो आपको मालूम है अल अज़ीज़िया केस में ये भी याद करना है कि जो मरहूम जज अरशद मलिक थे, उन्होंने किस दबाव और तनाव और पेचीदगी में ये गलत फैसला और नाइंसाफी का फैसला दिया था। तो अगर वो अदालत उसको सीधा करती है, तो जहां तक तायार नहली का ताल्लुक है, पार्लियामान उस पे, पार्लियामान के दोनों ऐवान एक कानून पास कर चुके हैं। सर वो 5 साल तक की है और आपकी अपनी पार्टी में से आवाजें बुलंद हो रही हैं कि कोई भी उसको चैलेंज कर सकता है। शायद अब्बासी साहब जो हैं वो कह चुके हैं। बहरहाल मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद इस पर बात कर लेंगे और कुछ और सवालात भी हमारे मेहमानों के साथ उनके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये अली ज़फ़र साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी और सलीम साहब भी उस पर उन्होंने भी कहका लगाया, लेकिन खुर्रम साहब ने कहा कि पार्टी जो है इस वक्त आपकी देखा जाए तो अमलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में है। तो ये परसेप्शन, फिर अगेन हम परसेप्शंस की बात करें, ये भी काफ़ी मजबूत है। कैसे सर, क्यों? देखिए, ऐसी बात नहीं है। अगर आप बात कर रहे हैं, जो मैं पढ़ रहा था कुछ जगह पे कि जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो पीपल्स पार्टी में थे, तो यकीनी तौर पे वो थे पार्टी में 2013 में मेरा ख्याल है। उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया और बड़ी देर से पीटीआई में, स्पेशली लीगल केसेस में मेरे साथ भी हैं। मुझे उन्होंने इलेक्शन के जो हमने केसेस किए थे उसमें भी मदद की, जो पंजाब असेंबली के अगेंस्ट केसेस थे उसमें भी वो मेरे साथ थे। तो वो और इलेक्शन कमीशन भी उन्होंने संभाला था, जो पीटीआई का था उस वक्त, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी केसेस करते रहे। तो वो होंगे पीपल्स पार्टी में किस ज़माने में, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपना नज़रिया चेंज किया और आ गए पीटीआई में। और मेरा ख्याल है कि ये कहना कि एक शख्स एक जमात से अगर अपसेट हो जाए और वो छोड़ दे और फिर दूसरी जमात को ज्वाइन कर दे, अगर वो अपने प्राइवेट मुफाद के लिए ज्वाइन नहीं कर रहे या कोई और वजह नहीं है, ठीक, तो मैं मगर आप भी तो हो सकते थे अली ज़फ़र साहब। अली मोहम्मद खान वाज आल्सो देयर, सो यू नो, मतलब देखिए, वो तो आप कुछ भी कह सकती हैं कि कौन ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, लेकिन ये तो एक प्रोसेस होता है। जो भी सबसे बेहतर इस पोस्ट के लिए और इस वक्त के लिए हो, उसके लिए मेरा ख्याल है जब सारी आमादा हो जाए तो ये पार्टी का इंटरनल मामला होता है, इस पे दूसरे लोग। दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात, बिल्कुल। सलीम बाडवीर साहब, आपको क्या लगता है इलेक्शन स्केड्यूल आ जाएगा अगले चंद दिनों में? देखिए, पहले उन्होंने 5 कहा, फिर उन्होंने 7 कहा। अब मैंने जो आज की खबर सुनी है वो कहते हैं जी 15 को आएगा और 15 इज द लास्ट डेट। और 15 को अगर नहीं आया तो देन दैट मींस कि फरवरी 8 को इलेक्शन नहीं हो सकते, फिर कोई और नई डेट आएगी। तो खुर्रम साहब, आप क्या कहते हैं, तैयारी मुकम्मल हो जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, और कब से जलसे आपके शुरू होंगे? जी, जैसे ही शेड्यूल अनाउंस होगा तैयारी हो जाएगी। और आपने देखा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपनी तारीख की सबसे बुलंद सतह पर है।